Next thing is second and higher order differential equation. So second and higher order differential equation क्या होती है, second order differential equation क्या होती है, higher order differential equation क्या होती है, ये हम समझने वाले हैं. ओके, सो पहली चीज है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? जनरल एक्सप्रेशन आप सभी को पता है, इट इज वेरी इजी, राइट? सो ये होता है जैसे कि मान लीजिए आपने पहला कांस्टेंट माना ए नॉट डी एन वाई बाय डी एक्स एन प्लस a1 dn minus 1 y by dxn minus 1 plus a2 dn minus 2 y by dxn minus 1 plus and so on plus a n minus 1 d y by dx plus a n y equals to something. For example, I'm saying fx. Okay, तो बेसिकली ये होता है जनरल एक्सप्रेशन. यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन दिखा रहा है, पावर नहीं है, नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन दिखा रहा है. ओके, तो इसी बात को अगर मैं डी ऑपरेटर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन. सी कितना ईजी हो गया. ओके, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो देखिए कितना ईजी हो जाता है हमारे लिए लिखना. ओके, एंड यहाँ पर ए एन. ओके, एंड कंप्लीट के बाहर y लगा दीजिए इक्वल्स टू एफ एक्स. देखिए कितना छोटा बना देता है ये चीज, कितना छोटा बना देता है हमारे पूरे इतने बड़े एक्सप्रेशन को लिखने के लिए. ओके, तो डी ऑपरेटर का काम बस उसे छोटा बनाना है. ओके, सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. इसमें जो n है वो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशंस दिखा रहा है. ओके, तो इट इज लाइक अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. सेम तरीके से आप कंपेयर भी करेंगे तो आपको दिख जाएगा, है ना? तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. हायर का क्या मतलब होता है ना? हायर का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ी पावर. ठीक है, बड़ी पावर. अभी तक हम डिफरेंशिएशन एक बार दो बार करते हुए आए हैं, आज तक हमने 12th में या इससे पहले जब भी डिफरेंशिएशन करा होगा एक बार दो बार डिफरेंशिएट करते हैं. यहाँ पर हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि 3 बार 4 बार जितनी बार भी कर सकते हैं हम. ठीक है, तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द एलिमेंट्स इन द जनरल एक्सप्रेशन. ओके, तो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं देख लीजिए. जैसे कि जो मैंने आपको बताया ये ए नॉट ए वन ए टू ऑल द वे ए एन माइनस वन एंड ए एन, ये सभी क्या होते हैं? ये क्या है? क्या ये कॉन्स्टेंट्स हैं? क्या ये क्या ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं. ओके, तो बेसिकली क्या है, दे कैन बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड दे कैन बी द कांस्टेंट आल्सो. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा एक्स है तो ये जो ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, ये सभी मेरे एक्स के फंक्शन हो सकते हैं या फिर ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं. राइट, इसका मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर दे कैन बी function of x. Okay, can be function of x and they can be constant, can be constants. Okay, so ये functions भी हो सकते हैं x के या constants भी हो सकते हैं. Okay, so कैसा दिखेगा एक इक्वेशन जिसमें a नॉट a वन की वैल्यू डाल दो, वो कैसी दिखेगी? कुछ ऐसी दिखेगी. जैसे कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, x d of 2. Okay, I hope you are getting my point. Plus d plus let's say 1. I'm taking a random example. Y equals to, for example, 7x. Okay, ये कुछ बना दिया मैंने. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? इट इज x d2y plus dy plus y equals to 7x. ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर x की मल्टीप्लाई हो रखी है डबल डिफरेंशिएशन के साथ. नाउ जो सिंगल डिफरेंशिएशन है उसके साथ केवल 1 है और जो y है उसके साथ भी 1 है. तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. x का फंक्शन या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई. यहाँ पर देखिए, आप जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक 7x लिख दिया मैंने. यहाँ पर भी अगर आप प्रीवियस स्लाइड की भी सोचें तो मैंने लिखा था fx इक्वल्स टू में. ओके, यहाँ मैंने देखिए यहाँ पर लिखा था मैंने fx. ओके, अब fx जो है वो fx x का फंक्शन है, क्लियरली समझ में आ रहा है. तो मतलब यहाँ पर भी हम x का फंक्शन लिख सकते हैं. राइट, यहाँ पर भी हम x का फंक्शन लिख सकते हैं. तो आप यहाँ पर इसी के साथ साथ यहाँ पर एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि fx इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड इट कैन बी द कांस्टेंट आल्सो.
कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है. आई एम एम्फसाइजिंग दिस वर्ड, जीरो भी हो सकता है. ओके, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. ओके, तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. Now let's discuss the homogeneous and non-homogeneous ordinary differential equation. Now we are entering the interesting parts, the parts you never heard. Okay, आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं homogeneous and non-homogeneous ordinary differential equations. जैसा कि मैंने आपको जनरल फॉर्मेट बताया, dn plus dn-1 and so on. तो जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे a0 dn plus a1 dn-1 plus and so on all the way till an-1 d plus an, and complete के बाहर में y लिख देता हूँ, equals to, now see here यहाँ पर क्या होता है, fx. If I replace this fx with this zero, it will become a homogeneous differential equation. Understood? It is not that hard, right? If I'm writing the condition here, if fx, or we can say the right hand side, is equals to zero, if fx or right hand side is equals to zero, then it is a homogeneous differential equation. Very easy, nothing much. And अगर ये नहीं होता है तो obviously it will be not a homogeneous differential equation. Okay, मतलब बस कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे equals to कुछ होगा, कुछ क्या होगा, मैंने fx ही लिख दिया. अच्छा, कुछ में क्या क्या हो सकता है, x का फंक्शन जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि या फिर साइन एक्स, या फिर e की पावर x, या फिर a की पावर x, या फिर 2 3 4 5. क्या 2 3 4 5 अगर होगा, मान लीजिए 2 हुआ, तो क्या 2 हुआ तो मैं इसको होमोजेनियस में काउंट करूं या नॉन होमोजेनियस में? नॉन होमोजेनियस में. ओके, होमोजेनियस में जीरो ही होना चाहिए, होमोजेनियस में जीरो ही होना चाहिए. सो आई एम राइटिंग हियर, इफ fx is not equal to 0, then it is a non-homogeneous differential equation. It is very 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 basic and very important thing, क्योंकि यही हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं, homogeneous non-homogeneous differential equations. Understood? Let's move ahead. Ordinary differential equation with constant coefficients. Okay, तो ये भी easy है. अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है a0 dn plus an, sorry, a1 dn-1 and so on an-1d plus an. इसमें जो ये an होता है या an-1 होता है, या मेरे पास जो भी a1 है a2 है, अगर वो सभी मेरे x के फंक्शंस हैं, है ना, या फिर कांस्टेंट है, मैंने बताया ना दो चीजें हो सकती हैं, या तो कांस्टेंट या x के फंक्शन, तो अगर कांस्टेंट हुए तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है. ओके, इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके की इक्वेशन आपको दूं, 3d2 plus 2d minus 1y equals to something, let's say 17. Okay, I'm just making some random example. इसमें आप देख सकते हो जो d ऑपरेटर है, जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, उसके साथ क्या है, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में. क्योंकि कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, इसीलिए ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. ओके, तो ये सर 17 जो इधर लिखा है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए साथ साथ, या वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. ओके, यहाँ वाले राइट हैंड साइड के बदलने से केवल होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में अंतर आता है. तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ तो इट इज अ होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजेनियस एंड लीनियर आल्सो. ओके, लीनियर क्यों सर? लीनियर इसलिए क्योंकि आप अगर इसे ध्यान से देखें तो इट इज 3d2y by dx square plus 2dy by dx minus y इक्वल्स टू 0. यहां पर जो मेरे को बताइए ऑर्डर क्या है, सोचिए ऑर्डर क्या है, 2, ऑर्डर 2. जो मैक्सिमम ऑर्डर है, जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, उसकी पावर कितनी है, 1. तो डिग्री है 1 और ऑर्डर है 2, तो इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर, क्योंकि डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, एंड ये आपको समझ में आ गया है ना. अब लेट्स टेक वन एग्जांपल, although I gave the example here only. Okay, तो आप ये example consider कर सकते हैं. Next, move ahead, and here general solution of second order homogeneous linear differential equation. तो जैसे कि मैंने आपको बताया second order homogeneous linear differential equation क्या होती है, एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि अगर मैं एक differential equation लिखता हूँ जिसकी maximum differentiation 2 है, उसके coefficients जो है वो constant है,
ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से लिखता हूँ कुछ, प्लस वाई इक्वल्स टू, और उसके राइट हैंड साइड जीरो है। सारे पॉइंट्स देखिए, राइट हैंड साइड जीरो है यानी कि होमोजीनियस। ओके, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 है यानी कि सेकेंड ऑर्डर, एंड मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर। और डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें सारे ऑपरेटर्स डेल सॉरी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर्स में है, और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ये एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इतने बड़े नाम को आप अगर इसे स्प्लिट डाउन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन यार वही जैसे कि आप निकालते ना, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है राइट। आप सभी बोलेंगे क्या है ये, तो बहुत इजी सी चीज है ना, x प्लस 2 एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे इक्वल टू 0, और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने बैठूंगा तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये तो हमें आता है, यही तो सोल्यूशन होते हैं। तो यही सेम चीज आप जो अभी x के साथ कर रहे थे, वही अगर ये जो सेम चीज आप x के साथ कर रहे थे, यही चीज अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ करेंगे तो उसे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे। आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो आपको बस रिवाइज करवाने के लिए, रिमाइंड करवाने के लिए एक बार बता रहा हूं मैं। आपने जब 12th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का एक टॉपिक था, साथ ही साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का भी एक टॉपिक था। ओके, वहां पर आप निकालते थे पर्टिकुलर इंटीग्रल, वहां पर एक तरीका होता था, फॉर्मूला होता था, एंड वही सब चीजें हमें यहाँ भी करनी है, बट यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा होगा। ओके, डिफरेंशिएशन छोटा नहीं होगा, वहां पर डिफरेंशिएशन सिंगल ऑर्डर में रहता था। ओके, यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2 ऑर्डर में रहेगा। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड, एंड हियर the general solution is the linear combination of all the individual solution of ordinary differential equation। याद रहे हम होमोजेनियस की बात कर रहे हैं अभी, इसके बाद हम नॉन होमोजेनियस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन होता है इंडिविजुअल सॉल्यूशंस का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या मतलब है इस बात का? जैसे कि आपको मैंने अभी अभी इससे पहले बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपका सॉल्यूशन आया -2 -1 मान लीजिए, है ना। अब जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो भी कुछ इसी तरीके से आएगा, y की कुछ वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल y1 आ गई, y की एक वैल्यू आ गई y1। ओके, तो y की एक वैल्यू आ गई मान लीजिए y1, और y की एक वैल्यू आ गई मान लीजिए y2। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन रहेंगे। ओके, जैसे कि x की पावर अगर 2 होती है तो दो रूट्स निकलते हैं ना, उसी तरीके से अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर की जो पावर है, वो जो ऑर्डर है, वो अगर 2 होगा तो उसके दो सॉल्यूशन आएंगे, राइट। दो सोल्यूशन आ गए y1 y2, है ना। अब y1 y2 अकेले तो नहीं आएंगे, मतलब y की टर्म अकेली थोड़ी आएगी, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा ना उसके। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर c1 होगा और यहाँ पर मान लेते हैं c2 होगा। तो c1 y1 और c2 y2 अगर मेरे दो सोल्यूशन हैं, तो मेरा जो जनरल सोल्यूशन बोलेगा, जनरल सोल्यूशन जो मेरा बनेगा, ये तो मैंने इंडिविजुअल सोल्यूशन लिखे हैं, जो जनरल सोल्यूशन बनेगा जिसको मैं कंप्लीट y बोलूंगा, इट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब बस जोड़ दो, तो जाएगा c1 y1 प्लस c2 y2, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, जोड़ दो और वो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, एंड इंडिविजुअल सोल्यूशन जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि y1 भी cos थीटा, सॉरी cos x, और y2 भी cos x, और आप दोनों को जोड़ रहे हैं फिर 2 cos x लिख दिया, ऐसा नहीं करते। दोनों सोल्यूशन अलग होने चाहिए, ठीक है। y1 एंड y2 शुड बी यूनिक। y1 एंड y2 आप लिख सकते हैं इस बात को, y1 एंड y2 मस्ट बी यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, सिमिलर नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर एक सॉल्यूशन आया e की पावर x, तो दूसरा e की पावर x नहीं आ सकता। ओके, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आ गया तो, अगर सर आ ही गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया लेकिन आ गया, तो क्या करेंगे? आई विल टेल यू। ओके, उस केस में क्या करते हैं, आई विल टेल यू। ओके, नाउ मूव अहेड, एंड हेयर इज द प्रूफ ऑफ दैट थिंग कि भाई देखिए y इक्वल टू सी वाई वन प्लस सी टू वाई टू। देखिए मैंने बता दिया आपको कि हाँ भाई लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है, बट व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस थिंग, है ना। हम कैसे मान ले? देखिए मैथ्स में हर चीज का रीजन होता है, अगर रीजन नहीं है तो मैथ्स तो याद करने वाली बात हो जाएगी, बट ऐसा मैथ्स में होता नहीं है। तो प्रूफ क्या है?
तो ताकि आपका समय नष्ट ना हो ज्यादा, क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने प्रूफ आपके लिए पहले से ही लिख के रखा है। तो आप यहाँ पे बस पॉइंट समझ लीजिए, और प्रूफ आपके एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं आएगा। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, है ना। ये उन लोगों के लिए ज्यादा खास है जिनको मैथ्स बहुत पसंद है। तो अगर जनरल इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 है, डबल डैश मतलब आप समझते होंगे डबल डिफरेंशिएशन, ओके। और p क्या है, p कोई x का फंक्शन या कांस्टेंट होगा, ओके। एंड q भी इसी तरीके से, और 0 लगाया है मतलब होमोजीनियस है, ओके। तो अगर y इक्वल टू y1, अगर y इक्वल टू y1 एक सॉल्यूशन है एंड y इक्वल टू y2 एक सॉल्यूशन है ना, तो होगा क्या, वो y1 एंड y2 सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप। जनरल सॉल्यूशन जो है वो ये आएगा, ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं, ओके। तो चेक करते हैं कैसे आएगा। तो हियर इज द प्रूफ, आप इसे आराम से देख सकते हैं, एंड मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रूफ किया हुआ है कि किस तरीके से वो जनरल सॉल्यूशन आएगा। जस्ट जो आपने बोला है कि यहाँ पे लीनियर सॉल्यूशन आएगा, y इक्वल्स टू c1y1 प्लस c2y2, ये सॉल्यूशन आएगा। आप उस सॉल्यूशन को वापस से इक्वेशन में पुट कर दीजिए, एलएचएस में। जो जनरल इक्वेशन है, ये है जनरल इक्वेशन, यहाँ पे इस जनरल इक्वेशन में आप एलएचएस में, आप एलएचएस में वो जो आप क्लेम कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन आएगा, उसको पुट कर दीजिए। वो अगर 0 दे देगा तो मतलब वो आरएचएस अगर सेटिस्फाई कर देगा मतलब वो सोल्यूशन था, यही तो होता है। अगर एलएचएस सेटिस्फाई कर दिया, वैल्यू डालने पे आरएचएस आ गया, मतलब वो सोल्यूशन था। तो मैंने वही किया, एलएचएस में आप उठा के जो आप क्लेम कर रहे हैं वही डाल दीजिए, सॉल्व करिए, एंड यू विल गेट ए 0 विच इज द आरएचएस। तो इसका मतलब यहाँ से प्रूव हो जाएगा आपके पास कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है। तो इसका मतलब y इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2 एक सोल्यूशन है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, होमोजीनियस है ना। इसका सॉल्यूशन हमसे पूछा गया। तो इसका सॉल्यूशन हमसे पूछा गया, इसका मतलब हमसे y की वैल्यू पूछी गई। जब भी सॉल्यूशन पूछता है तो मतलब y पूछता है। तो इसका y जो होगा ना, मैं जस्ट हिट करके बता रहा हूँ आपको, मतलब इसमें मैं रैंडम वैल्यू हिट कर रहा हूँ। और इसका एक y होगा cos x, तो इसको y1 बोल दिया। और इसका एक y2 होगा sin x। मुझे कैसे पता, आप एक बार इसमें डाल के देख लीजिए, y की जगह पे cos x डालिए, है ना। cos x डाल के दिखाता हूँ मैं। डबल डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता होगा cos x का डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस cos x आता है, राइट। नाउ प्लस y की जगह पे मैंने cos x डाला था, इक्वल्स टू देखिए 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, मैंने यही बोला था, ओके। अब y2 sin x भी डाल के देख लीजिए, sin x को डबल डिफरेंशिएट करते तो माइनस sin x आता है, ओके। प्लस sin x y की जगह पे इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से 0 दे रहा है, यानी कि y1 एंड y2 आर इंडिविजुअल सॉल्यूशंस। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन को हम yc बोल देते हैं। जनरल सॉल्यूशन होगा इसका c1 cos x प्लस c2 sin x, एंड दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन, ओके। दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है।